सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रही हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें नर लैंगिक अंग यानी मानव के अंदर जो पुरुष होता है यानी मेल के अंदर जो प्रजनन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर वृषण यानी टेस्टिस, अधिवृषण यानी एपिडिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका यानी वेस्पर, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सीशन यानी पेनिस, ये सब चीज़ें आती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वृषण यानी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो वृषण यानी टेस्टिस है। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, टेस्टिस है। प्रत्येक पुरुष में 2 वृषण यानी 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। वृषण प्रत्येक पुरुष में 2 होते हैं और ये एक थैलीनुमा संरचना के अंदर सुरक्षित होते हैं। उस थैलीनुमा संरचना को स्क्रोटम कहते हैं। हिंदी में इसे वृषण कोश या अंडकोश कहते हैं। नेक्स्ट, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पर बात करें जो प्रत्येक पुरुष के अंदर 2 वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, वो स्क्रोटम के अंदर सुरक्षित होते हैं। ये क्या काम करते हैं, यह स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब स्पर्म को बनाने के लिए इन्हें मानव शरीर से 2 डिग्री कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए ये स्क्रोटम के अंदर बंद होते हैं और ये स्क्रोटम मानव शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि अगर यह मानव शरीर के साथ चिपके हुए होंगे तो मानव शरीर का तापमान इन्हें स्पर्म नहीं बनाने देगा, लेकिन इसी कारण से ये मानव शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण करते हैं, इसलिए ये लटके हुई अवस्था में होते हैं। गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा लटक जाते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में मानव शरीर का तापमान अधिक होता है, इसलिए इसे मानव शरीर से दूर रहना होता है। सर्दियों के टाइम में ये सिकुड़ जाते हैं क्योंकि सर्दियों के समय में इन्हें ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, तो ये तापमान शरीर से सोखने के लिए शरीर के साथ चिपक जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वृषण की सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म का उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु या स्पर्म का उत्पादन किन कोशिकाओं द्वारा होता है, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल के द्वारा होता है। अब बात करते हैं स्पर्म की लंबाई के बारे में। स्पर्म की कितनी लंबाई होती है, 5 माइक्रोन स्पर्म की लंबाई होती है। नेक्स्ट, शुक्राणु या स्पर्म 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, ग्रीवा और पूंछ। इनके बारे में देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यह 3 भागों में बटा हुआ है, यह स्पर्म का चित्र है। इसका सिर, ग्रीवा और पूंछ आपको दिखाई दे रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वृषण की लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह मानव के वृषण की किस कोशिका से स्रावित होता है, तो वह लीडिंग कोशिका यानी लीडिंग सेल्स से स्रावित होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है। गौण लैंगिक विकास लक्षण क्या होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण होते हैं जब लड़के के अंदर पुबर्टी टाइम आता है तो उसकी आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है, उसके अंडर आर्म्स के अंदर
बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं और दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, ये गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो गौण लैंगिक लक्षणों का विकास और नियंत्रण में कौन सहायक होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। अब हम अधिवृष्ण यानी एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे। अधिवृष्ण के अंदर स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का संग्रह होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म का संग्रह या स्टोरेज कहाँ पर होता है? अधिवृष्ण के अंदर होता है। यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म का परिपक्वन कहाँ पर होता है? अधिवृष्ण के अंदर होता है। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन इनका परिपक्वन अधिवृषण के अंदर होता है। शुक्राणु यहीं पर सक्रियता प्राप्त करते हैं। अब हम शुक्र वाहिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वेस्पर कहा जाता है। यह अधिवृष्ण को शुक्राशय से जोड़ती है और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म्स को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? शुक्र वाहिका यानी वेस्पर करता है। नेक्स्ट, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होता है। तो पूछेगा प्रश्न कि शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स कहाँ पर स्थित होते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होते हैं। ये क्या कार्य करती है? इन्हीं के रास्ते से स्पर्म आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में। यह एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो मानव के लैंगिक कार्य को नियंत्रित करती है। इसका आकार गोल सुपारी के जैसा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार कैसा होता है? गोल सुपारी के जैसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसन यानी पेनिस के बारे में। सीसन के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष के किस अंग द्वारा शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं? तो सीसन के द्वारा पहुंचते हैं। इसी के माध्यम से पुरुष टॉयलेट या पेशाब करता है। आशा करता हूं आपको यह नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उन पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।